नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है सड़क, रेल एवं वायु परिवहन, रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो आइए इस टॉपिक को अविलंब शुरू करते हैं। सबसे पहले है शीर्ष सड़क मार्ग की लंबाई वाले देश कौन कौन से हैं, इनसे भी प्रश्न आ जाता है, इनको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यूएसए, भारत, चीन, ब्राजील और रूस। ये 5 जो हैं सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले देश हैं। इसमें पहले स्थान पे है यूएसए। इसमें कितना किलोमीटर है इस तरह का प्रश्न नहीं आता है, स्थान ही पूछा जाता है। जैसे सड़क लंबाई के हिसाब से दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है या भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, यूएसए पहले स्थान पे है। अब हम लोग शीर्ष रेल मार्ग की लंबाई वाले देश देख लेते हैं। ये लेटेस्ट डाटा है आपके सामने। तो इसमें भी देखिए यूएसए पहले स्थान पे है और उसके बाद चीन, रूस, भारत और कनाडा का स्थान आता है। यानी रेल मार्ग की लंबाई के हिसाब से भारत चौथे स्थान पे आता है। एक और इसमें आंकड़ा देख सकते हैं आप, शीर्ष सड़क मार्ग की लंबाई के हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध का टॉप 5 में एक देश आता है, ब्राजील। और रेल मार्ग की लंबाई में दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश शामिल नहीं है। तो इस तरह से भी प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ सकता है। आगे देखते हैं, विश्व के प्रमुख महामार्ग, मेजर हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड। हाईवे के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ये कहाँ पे है? कनाडा में है। किसको जोड़ता है? तो ये सेंट जॉन, कहाँ पे है ये? अटलांटिक तट पे है। उसको वैंकूवर, किस तट पे है? प्रशांत महासागर के तट पे पड़ता है वैंकूवर। देखिए, इकोनॉमिक जियोग्राफी जिसका तैयार हो जाता है उसका वर्ड ज्योग्राफी तैयार हो जाता है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेल मार्ग, लेकिन आप देख रहे हैं वैंकूवर कहाँ स्थित है, पूछ सकता है किस तट पे है, तो प्रशांत महासागर तट पे। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ने में बहुत अरुचिकर होता है, रटना पड़ता है, लेकिन जिसका कंसेप्ट इसमें अच्छा हो जाता है वो कंपटीशन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। इसको देखिए, यहाँ दिखाया गया है सेंट जॉन से, यहाँ न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है वहाँ से ये शुरू होता है, इधर ऐसे होते हुए ये यहाँ पे प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, यहाँ विक्टोरिया दिखाया गया, लेकिन किताबों में ये वैंकूवर तक ही बात आती है, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगला है पैन अमेरिका महामार्ग। ये क्या है? निर्माणाधीन है, अभी इस पर काम चल रहा है। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा दुनिया का सबसे लंबा हाईवे यही होगा, पैन अमेरिका महामार्ग। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में ये फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? प्रूधो बे, अलास्का में पड़ता है, से प्रशांत तटीय देशों को जोड़ते हुए अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। मानचित्र पर देख लेते हैं इसको। देखिए, ये प्रूधो बे यहाँ पे है, यहाँ से ये आ रहा है, ग्रीन दिखाया जा रहा है, ये अलास्का हाईवे है। और उसके बाद से ये अनऑफिशियल रूट है। उसके बाद रेड यहाँ से शुरू हो जाता है प्रशांत तटीय देशों को जोड़ते हुए, फिर पनामा में जब आता है तो कुछ दूर तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद से फिर ये निर्मित होते हुए आ रहा है और ब्यूनस आयर्स तक आ जाता है अर्जेंटीना के। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पैन अमेरिका महामार्ग क्या है। तीसरा है स्टुअर्ट महामार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यह डार्विन और मेलबोर्न को जोड़ते हुए बनाया गया है। किताबों में या कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह डार्विन से पोर्ट अगस्ता तक इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी इसको मानचित्र पर देखते हैं, फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए, ये है स्टुअर्ट महामार्ग, ये आपको दिख गया यहाँ पे। उत्तर में आप देख रहे हैं यहाँ पे डार्विन है, इसे ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहते हैं। डार्विन से ये स्टुअर्ट मार्ग चलते हुए कहाँ तक जाता है? मेलबोर्न तक। एनसीईआरटी में यहाँ तक दिखाया गया है, लेकिन किताबों पर या इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इसमें पोर्ट अगस्ता दिखाता है, तो उसको देखते हैं। इसमें बीच बीच में कौन कौन से शहर पड़ते हैं, तो एलिस स्प्रिंग एक महत्वपूर्ण जगह है, इससे होते हुए गुजरता है और यह आ जाता है पोर्ट अगस्ता तक आ जाता है। तो यदि ऑप्शन में डार्विन और पोर्ट अगस्टा है तो मेलबोर्न नहीं रहेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक भी इसको ऑप्शन में हो सकता है, पोर्ट अगस्ता तक। उसके बाद से ये आगे चलेगा तो एडिलेड होते हुए ये मेलबोर्न को जोड़ता है। तो इसमें दो तरह से आपको इसको याद रखना है। कंपटीशन में क्या पूछ देगा पता नहीं। ये डार्विन से शुरू होता है पोर्ट अगस्ता तक, या डार्विन से शुरू होकर के ये मेलबोर्न को जोड़ता है। अगला है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है प्रथम एयरक्राफ्ट उड़ान किसके द्वारा किया गया, तो ये राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था सबसे पहला एयरक्राफ्ट। कब? 1903 में उड़ाया था।
व्यावसायिक वायु परिवहन का शुभारंभ किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1926 में। आप देख रहे हैं 1903 में पहला एयरक्राफ्ट उड़ा और व्यावसायिक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1926 यानी 23 वर्ष बाद इसका व्यावसायीकरण हो गया। बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुआ। उच्च मूल्य हल्की और खराब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक वायु परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। विश्व के प्रमुख एयरलाइंस कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो ऑल निप्पन एयरवेज कहाँ का है? जापान का है। लुफ्थहांसा या लुफ्थांसा कहाँ का है? जर्मनी का। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया का। कंटास एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया का। एशियन एयरलाइंस दक्षिण कोरिया का। KLM रॉयल एयरलाइंस नीदरलैंड। इस तरह से ये जो 6 नाम आपको मैं दिया हूँ बहुत सारे देशों का एयरलाइंस होगा, लिस्टिंग बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आप इनको महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, इसलिए इसे आप याद कर लीजिए। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की अब बात करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है। तो आइए मानचित्र पर देख लेते हैं प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन कौन से हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो ये है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। उसके बाद यहाँ पे है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, फिर कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, फिर आ जाते हैं हम लोग यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, फिर दक्षिणी अमेरिका में ट्रांस इंडियन रेल मार्ग और अफ्रीका का केप काहिरा रेल मार्ग। तो अब इसको डिटेल में हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है? रूस में है। निर्माण कब हुआ? 1891 से लेकर के 1916 तक यह निर्मित हुआ। लंबाई 9322 किलोमीटर। लंबाई को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा, किसी भी परीक्षा में इसकी लंबाई नहीं पूछी गई है, और जब आप 4 किताब पढ़ेंगे तो यही लंबाई अलग अलग देखने को आपको मिल जाएगी, इसलिए इसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9322 किलोमीटर है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन किताबों में देखने को मिलता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब इसको देखिए मानचित्र पे हम लोग स्टेशंस को देखते हैं, यूरोपीय रूस और एशियाई रूस, और इसमें चाइना का भी हिस्सा पड़ता है इस रेलवे रूट में। तो ये आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर पर स्थित कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को किस नाम से जानते हैं? लेनिनग्राड के नाम से पहले जाना जाता था, आज इसे सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन में लेनिनग्राड भी हो सकता है या सेंट पीटर्सबर्ग हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। यहाँ से ट्रेन शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए आ जाती है प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टक तक आती है। व्लादिवोस्टक लिखा, व्लादिवोस्टक भी लिख सकता है कहीं पे, ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत रहता है। तो अब इस पे कौन कौन से स्टेशंस पड़ते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रेन शुरू होती है, कहाँ आती है? मास्को पहुँचती है। मास्को से ये आगे टूला पहुँचती है। टूला से आगे ये कुविसेव, जिसे समारा कहा जाता था पहले, कुविसेव आती है। कुविसेव से ये चिलियाबिंस्क आती है। चिलियाबिंस्क में एक इसकी दूसरी शाखा आकर के मिलती है। इस पे कौन से स्टेशन है महत्वपूर्ण? किरोव है और स्वर्डलोवस्क है। तो स्वर्डलोवस्क को याद कर लीजिएगा, किरोव तो परीक्षाओं में नहीं पूछता है, फिर भी आपको ये जितने भी स्टेशंस बता रहे हैं इन सभी स्टेशंस को याद करना जरूरी है। यदि संभव हो तो इनको क्रम से याद करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 4 स्टेशंस दे दें या कह दे पश्चिम से पूरब से जाइए या पूरब से पश्चिम कैसे पढ़ते हैं क्रमशः ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर। तो याद करने के बाद भी ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्रम से इसको देखने पर। तो ये करेंगे आप। अब चिलियाबिंस्क से आगे यह चलता है कहाँ तक? ओमस्क तक। ओमस्क में एक और रूट आकर के मिलता है, इस रूट का महत्वपूर्ण स्टेशन है कजान। कजान को अवश्य याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर आता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को केवल इसी रूट को मत समझिए, जो इसकी अन्य शाखाएं हैं वो भी ट्रांस साइबेरियन रेलवे के ही पार्ट हैं। तो ये आ गया। अब ओमस्क से लेकर के आगे ये चीता तक इसकी एक ही लाइन है। एक लाइन का मतलब डबल लेन, पूरा ट्रांस साइबेरियन जो है ये पूरी डबल लेन है, लेकिन ओमस्क से और चीता के बीच कोई दूसरी शाखा आकर के इसमें नहीं मिलती है, ये मैं कहना चाह रहा था। तो अब यहाँ ओमस्क के आगे बढ़ते हैं तो नोवोसिबिर्स्क पड़ता है। नोवोसिबिर्स्क के आगे टोमस्क, टोमस्क से आगे क्रास्नोयार्स्क
और इससे आगे जब जाते हैं तो इर्कुटस्क बहुत महत्वपूर्ण ये जो है कि स्टेशन है, ये बैकाल झील के आपके पश्चिम में पड़ता है। उसके बाद से बैकाल झील से सटे हुए दक्षिण में उलान उदे स्टेशन आता है। उलान उदे से ये चीता पहुंचती है ट्रेन, और यहाँ से आगे ये खाबरोवस्क होते हुए व्लादिवोस्टॉक पहुंचती है। चीता के पास में एक और रेलवे रूट यहाँ से निकलती है और व्लादिवोस्टॉक तक आती है। इस पे प्रमुख स्टेशन कौन है? मंचुको और हार्बिन। हार्बिन को याद रखिएगा, ये देखिए चाइना में प्रवेश कर गई है और चाइना से होते हुए ये व्लादिवोस्टॉक तक चली जाती है। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। अगला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये कहाँ पे है? कनाडा में है। इसको देखते हैं। निर्माण 1886 में हुआ था। निर्माण कहीं पूछा नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट रखिएगा। लंबाई 7050 किलोमीटर। लंबाई में हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत किताबों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, इसको लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह रेल मार्ग कनाडा की आर्थिक धमनी है। इसको देखिए, मानचित्र पर देखते हैं। यह ट्रेन अटलांटिक महासागर के सेंट जॉन या हैलिफैक्स, कई बार हैलिफैक्स से दे सकता है, कई बार सेंट जॉन से शुरू दिखा सकता है, तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं देता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सेंट जॉन ब्रैकेट में हैलिफैक्स करके मैं लिखा हूं कि दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ से शुरू होकर के ये ट्रेन कहाँ तक जाती है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक चली जाती है। तो अब इस ट्रेन को हम लोग सेंट जॉन से या हैलिफैक्स से शुरू करते हैं। ये आगे बढ़ती है क्यूबेक। सेंट लॉरेंस नदी पर यह क्या है? क्यूबेक एक प्रमुख बंदरगाह है, नदी पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है क्यूबेक। क्यूबेक से आगे ये पहुंचती है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल से ओटावा। ओटावा क्या है? कनाडा की राजधानी है और लकड़ी और लुगदी की प्रमुख मंडी है। विश्व की जानी मानी लकड़ी और लुगदी का प्रमुख मंडी है ये। आप जानते हैं टैगा वनों का विस्तार है यहाँ पे, तो लुगदी उद्योग काफी विकसित है। आगे यहाँ से बढ़ती है सडबरी, खनिजों की मंडी है ये सडबरी। सडबरी आप जानते हैं तांबे के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है इसे। यहाँ से ये आगे विनिपेग पहुंचती है, जो दुनिया की विश्वविख्यात गेहूं की मंडी है और कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग का मिलन स्थल है। ये है कैनेडियन नेशनल रेलवे मार्ग, यहाँ पे आके मिलता है। इधर फिर आगे मैं इसको अभी बताऊंगा, इसको बस जानिए कि कैनेडियन नेशनल रेलवे। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे किसका बात आ रहा है? कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ये दूसरा रूट है, तो वो भी आकर के यहाँ पे मिलता है। जंक्शन है, यहाँ से ये आगे बढ़ती है और रेजिना चली जाती है। आगे बढ़ते हुए अगला स्टेशन है कैलगरी, फिर कैमलूप्स होते हुए ये वैंकूवर तक जाती है। कौन? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम प्रमुख स्टेशन। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा है, इनमें से कोई दे देगा और कहेगा कि पूर्व से पश्चिम इनको व्यवस्थित करिए, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा आपको। हैलिफैक्स आता है, फिर क्यूबेक आता है, फिर मॉन्ट्रियल आता है, फिर ओटावा आता है, फिर सडबरी आता है, और मैक्सिमम चांस है कि यहीं से आपको क्रमबद्ध करने के लिए देगा, या इधर से भी जोड़ सकता है। आप इसको निश्चित रूप से क्रम से याद करेंगे। कैनेडियन नेशनल रेलवे, इसकी मैं बात कर रहा था, ये कहाँ शुरू होता है? हैलिफैक्स से शुरू होता है। हैलिफैक्स से शुरू होकर के क्यूबेक पहुंचता है। क्यूबेक से इसकी एक शाखा देखिए विनिपेग, यही जंक्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ जंक्शन बनाती है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के साथ कैनेडियन नेशनल रेलवे। और यहाँ से ये आगे एडमंटन जाती है, एडमंटन से ये प्रिंस रूपर्ट को। इस तरह से कैनेडियन नेशनल रेलवे किनके बीच चलती है? तो प्रिंस रूपर्ट और हैलिफैक्स के बीच में ये कैनेडियन नेशनल रेलवे का विस्तार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यह उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहाँ से चलता है? ये अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को और प्रशांत तट पर स्थित सिएटल को ये जोड़ती है ये रेलवे लाइन। दूसरी रेलवे लाइन है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ये भी न्यूयॉर्क से शुरू होकर के और प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को को यह जोड़ती है। तीसरी है दक्षिणी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यह भी न्यूयॉर्क से स्टार्ट होकर के और प्रशांत तट पर स्थित लॉस एंजलिस को जाती है। इन तीनों रेल मार्गों में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। इससे प्रश्न आता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे है आपका न्यूयॉर्क, यहाँ से ये ट्रेन चलती है, कहाँ पहुँच गई? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग किस लिए जाना जाता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग का
प्रमुख केंद्र, ये पर्याय समझा जाता है लोहा इस्पात का, पिट्सबर्ग। यहाँ से ये ट्रेन आगे बढ़ती है शिकागो, विश्व का सबसे बड़ा बूचड़खाना यहाँ पे है शिकागो में, और मांस की विख्यात मंडी है, गेहूं और मोटरों की भी यहाँ पे मंडी लगती है, और दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन भी है शिकागो, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ से जब, तो यह ओमाहा जाती है। ओमाहा किस नदी पे है? मिसौरी नदी पे है। ओमाहा से आगे यह साल्ट लेक सिटी पहुंचती है। ग्रेट साल्ट लेक की लवणता है, देख रहे हैं साल्ट लेक सिटी कहाँ पे है? ये ग्रेट साल्ट लेक पर स्थित है। लेक यहाँ दिख भी रहा होगा आपको, इसी पर है। इसकी लवणता कितनी है? 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में रहता है। ठीक है, तो दुनिया के शीर्ष लवणता वाले स्थानों को जान लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा। पहले स्थान पे आता है डॉन जुआन पांड, ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। 440 ग्राम 1000 ग्राम जल में लवणता कितनी होती है? 440 ग्राम, सर्वाधिक लवणता इसकी है। लेकिन सर्वाधिक लवणता आप पढ़ेंगे वान लेक की है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, ये भी अब परीक्षाओं में आने लगा है, पहले इसको पढ़ने को नहीं मिलता था। सर्वाधिक लवणता किस लेक की है, कहाँ पाया जाता है, तो वान लेक की पढ़ लेते थे, तुर्की में ये पड़ता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, पहला क्या है? डांजुआन पांड, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा कौन सा होगा? वान लेक, तुर्की में। इसका 330 लवणता है। और उसके बाद से मृत सागर का, इजराइल और जॉर्डन के बीचों बीच ये पड़ता है, यह 238 इसकी लवणता है। और ग्रेट साल्ट लेक, जिसकी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे साल्ट लेक सिटी स्थित है, इसकी लवणता 220 है। तो इनको भी चारों को जरूर से आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, साल्ट लेक सिटी से आगे कहाँ पहुंचता है? सेक्रामेंटो। सेक्रामेंटो रसदार फलों के लिए विश्व विख्यात है। आप जानते हैं यह जो बेल्ट है, यह भूमध्यसागरीय जलवायु में पड़ता है। भूमध्यसागरीय जलवायु किस तरह के फलों, किस तरह के कृषि के लिए जानी जाती है? तो रसदार फलों के लिए विश्व विख्यात है। विश्व के जिस पोर्शन में भी, जहाँ पे भी भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ रसदार फल पाए जाते हैं। सेक्रामेंटो से यह आगे सैन फ्रांसिस्को को चली जाती है। उम्मीद है आप इस रेलवे रूट को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ये कहाँ से शुरू होती है? पर्थ से शुरू होती है। देखिए यहाँ पे पर्थ है, यहाँ से ये कहाँ पहुँच गई? कालगुरली पहुँच गई। कालगुरली के दक्षिण में यहाँ पर कुलगार्डी है। कालगुरली और कुलगार्डी किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की विश्व प्रसिद्ध ये दोनों खाने हैं, तो याद रखेंगे। लेकिन कुलगार्डी से ये रेल नहीं गुजरती है, कालगुरली से गुजरती है। आगे कालगुरली से यह ट्रेन बृहद विक्टोरिया मरुस्थल होते हुए पोर्ट अगस्ता तक यह आती है। और दुनिया में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस मरुस्थल से होकर के यह ट्रेन हजारों किलोमीटर तक एकदम सीधी रेलवे लाइन है। इतनी सीधी रेलवे लाइन आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पोर्ट अगस्ता के बाद आगे यह पोर्ट पीरी जाती है। पोर्ट पीरी से यह ब्रोकन हिल से यह रोटो पहुंच गई। रोटो से पार्क्स, और पार्क्स से सिडनी। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि पर्थ और सिडनी को जोड़ने वाला यह ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बना हुआ है। इसमें सभी को याद करना जरूरी नहीं है। ब्रोकन हिल याद कर लीजिएगा, पोर्ट अगस्ता याद कर लीजिएगा, कालगुरली हो गया, पर्थ और सिडनी तो याद करना ही है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। आगे देखिए, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ पे है? यूरोप में है। यूरोप में यह फ्रांस के पेरिस से शुरू होती है ट्रेन, स्विट्जरलैंड जाती है, ऑस्ट्रिया जाती है, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की के इस्तांबुल तक यह पहुंचती है। यह इस तरह से यह रेलवे रूट पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ते हुए बनाई गई है, या दूसरे तरीके से कहें तो फ्रांस और तुर्की के बीच इसका निर्माण हुआ है। केप काहिरा रेल मार्ग, यह देखिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर के यह मिस्र के काहिरा तक जाता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, अभी भी ये निर्माणाधीन है और ये कंटिन्यूअस नहीं, इसमें बहुत सारी विपदाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसको इधर देख लीजिए, देखिए यहाँ से केप टाउन से चल रहा है, आगे जाएगा तो इसको टंगानिका लेक में आपको ट्रेन से उतर के उसमें बैठना पड़ेगा, नाव में बैठना पड़ेगा। फिर सड़क से चल के जाएंगे, फिर विक्टोरिया लेक में चलेंगे, फिर सड़क से उतरेंगे, चलेंगे, फिर रेलवे पकड़ेंगे, फिर चले जाएंगे, नील नदी आगे आएगी, उसमें फिर नाव से चलेंगे, फिर ट्रेन मिलेगी, फिर काहिरा पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं बड़ा मज़ेदार ये रूट होगा, अभी निर्माणाधीन है। आगे चलते हैं, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, यह दक्षिणी अमेरिका में है
और कहाँ से शुरू होता है यह? वालपरेजो, चिली के वालपरेजो से, प्रशांत महासागर तट पे है ये, वालपरेजो से शुरू होकर के ये कहाँ जाता है? सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है। यहाँ से यह मेंडोजा पहुँचता है। मेंडोजा कहाँ पे आ गए आप? अर्जेंटीना में आ गए। ठीक है, यह उस प्लाटा दर्रे से एंडीज को पार करता है। उस प्लाटा दर्रा कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है, तो एंडीज पर्वत में है, यहाँ से पार करता है। और यहाँ पे बहुत गोल गोल चक्कर काटते काटते बड़ा समय लेते लेते किसी तरह से पार करता है और मेंडोजा पहुंच जाता है। मेंडोजा से पंपास के मैदान को पार करते हुए ब्यूनस आयर्स पहुंचता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसके बीच है? तो वालपरेजो और ब्यूनस आयर्स के बीच में इसका फैलाव है। इस रेल मार्ग की कठिनाई क्या है ये जान लीजिए। भिन्न भिन्न चौड़ाई की गेज प्रणालियां, जैसे ब्रॉड गेज यहाँ से चल रहा है तो आगे जाकर के मीटर गेज हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो नैरो गेज हो जाएगा। तो आप एक ट्रेन से चले तो वही ट्रेन दूसरे रूट पे तो चल नहीं पाएगी, ट्रैक जो है चौड़ा और पतला हो गया, तो फिर ट्रेन बदलिए, तो ये इसकी कठिनाई है। दूसरी कठिनाई ये है कि 3484 मीटर की ऊंचाई ये एंडीज में इसको पार करती है, तो यहाँ पे हिमस्खलन वगैरह, हिमपात वगैरह का भय हमेशा बना रहता है। आगे देखते हैं अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज, अभी तो यही पढ़ रहे थे। फिर यहाँ क्या है? यहाँ समरी मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप याद कर सकते हैं, इसी से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। मैं पीछे आपको समझाया हूँ और यहाँ पे मैं समराइज कर दिया हूँ। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है, सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड को यह व्लादिवोस्टक से जोड़ता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा में है, सेंट जॉन या हैलिफैक्स से शुरू होकर के वैंकूवर तक यह बना हुआ है। कैनेडियन नेशनल रेलवे कनाडा में है, हैलिफैक्स से प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए में है, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे यूएसए में है, न्यूयॉर्क और सिएटल को जोड़ता है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए में है, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। दक्षिणी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे यूएसए में है, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस को जोड़ता है। इस तरह से यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग और सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग दोनों को मिला करके परीक्षाओं में पूछता है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। इसी का मैं डिटेल आपको ऊपर बताया था। तो आगे चलते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में है, नाम में ही जुड़ा हुआ है। सिडनी को एक किससे जोड़ता है? पर्थ से, या पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, एक ही बात हुआ। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप में है, पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, या इसको पूछ सकता है फ्रांस को तुर्की से जोड़ता है, मैं आपको बताया था पीछे अभी। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल, अब ये दूसरा आ गया, इसको मैं नहीं पीछे बताया हूँ। तो ये यूरोप में है, पेरिस फ्रांस से शुरू होता है ये, ठीक है, और कहाँ चला जाता है? वर्षा पोलैंड में। ये अलग है, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग अलग है और यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल अलग है। परीक्षाओं में यही ज़्यादातर आता है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये भी आईएएस बीपीएससी में पूछ दिया था, तो इसको भी मैं यहाँ लिस्टिंग कर दिया हूँ। आगे देखते हैं केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका में है, केप टाउन और काहिरा के बीच या दक्षिण अफ्रीका और मिस्र के बीच इसका निर्माण हो रहा है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग वालपरेजो और ब्यूनस आयर्स के बीच या चिली और अर्जेंटीना को यह रेल मार्ग जोड़ता है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, सबको जानकारी होगी। पश्चिमी यूरोप में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, मैं यहाँ आपको बता दिया। विश्व के 3 सर्वाधिक लंबाई वाले रेलवे सुरंग कौन से हैं उनको जान लीजिए। पहला है गोथार्ड बेस टनल, ये स्विट्जरलैंड में है, 57.09 किलोमीटर यह लंबा टनल है। आल्प्स वगैरह के पर्वत श्रेणियों के अंदर इसको काट के बनाया गया है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है। अगला है सीकन टनल, होकाइडो एवं होन्शु को जोड़ता है, जापान के दोनों द्वीप हैं, इनको जोड़ करके बनाया गया है, जापान में है। तो इनको भी जानना जरूरी है कि होकाइडो और होन्शु को जोड़ करके यह सीकन टनल बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 53.85 किलोमीटर है। अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं सबसे लंबी एवं गहरी समुद्री रेलवे सुरंग है। यह सबसे लंबी सुरंग यहाँ पे मैं कह रहा था, आइए समुद्री सुरंग, यह समुद्र से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सीकन या सीकान टनल, ठीक है, जापान में है। तीसरा है चैनल टनल, यूरो टनल इसको कहते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला आप पढ़ते होंगे ऐसे ना, तो वही चैनल, उसी चैनल से होकर के ये बनाया गया टनल, इसी को यूरो टनल भी कहते हैं। इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है ये।
50.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी एक और खासियत देखिए, समुद्री जल के अंदर सबसे लंबी रेलवे सुरंग। यहाँ पढ़ रहे हैं कि सबसे लंबी एवं गहरी समुद्री रेलवे सुरंग, यानी सबसे लंबी समुद्री रेलवे सुरंग। यहाँ भी कह रहे हैं सबसे लंबी रेलवे सुरंग समुद्री सुरंग, जल के अंदर कह रहा है। तो ये जो पड़ता है, इसकी लंबाई आप 53 देख रहे हैं, इसका 50 देख रहे हैं। तो यह कुछ स्थलीय भाग में भी इसका सुरंग पड़ता है और फिर सागर से होकर गुजरता है। और यह सागर का यदि लंबाई लेंगे, केवल जल के अंदर डूबा हुआ जो टनल है उसके हिसाब से चैनल टनल सर्वाधिक लंबाई वाला हो जाएगा। ठीक है, रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रणालियां देख लेते हैं। पहला है बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। इसमें रेलवे ट्रैक के बीच की चौड़ाई जो होती है वह 1.5 मीटर से अधिक होगा। इसमें अलग अलग हो सकता है विभिन्न देशों में, जो भारत में है वो है 1.616 मीटर चौड़ाई है दो ट्रैक के बीच में, ब्रॉड गेज की जो बड़ी लाइन है हमारे यहाँ। दूसरा है मानक लाइन स्टैंडर्ड गेज, ये होता है 1.44 मीटर। उसके बाद है मीटर लाइन। मीटर लाइन नाम में ही जुड़ा है, 1 मीटर चौड़ाई होगा इसमें। और छोटी लाइन, ये याद करना जरूरी है, ये परीक्षाओं में आ जाता है, 0.762 मीटर इसका होता है, 1 मीटर से कम। ये नैरो गेज छोटी लाइन होती है। ठीक है, परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बता चुका हूं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो है, बता चुका हूं। भारत में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, आप जान रहे हैं, भारत चौथा सबसे लंबी रेलवे ट्रैक रखता है। विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल कहाँ पे है? चीन में है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु 55 किलोमीटर कहाँ पे है? हांगकांग झुहाई मकाऊ ब्रिज, इसका ब्रिज का नाम है, कहाँ पे है? चीन में है। पर्ल नदी के डेल्टा पर समुद्र पार करके बनाया गया है, ये चीन में है, ये इसको ध्यान रखेंगे। उसका परिवहन के सभी प्रकारों में सड़क परिवहन का टर्मिनल लागत, टर्मिनल लागत क्या होता है? माल लोड करना, ट्रांसशिपमेंट करना और अनलोडिंग उतारना से संबंधित लागत को टर्मिनल लागत कहते हैं। न्यूनतम होता है तो किसमें होता है? सड़क परिवहन में होता है। आयतन भंग बिंदु, ब्रेक ऑफ बल्क पॉइंट क्या होता है? यह वह स्थान होता है जहां से वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं। जैसे कोयला का परिवहन रेलगाड़ी से हो रहा है, परंतु इसे गंतव्य स्थान तक, दुकान तक ले जाना है, किसका? मोटर गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो वह बिंदु जहां से यह परिवहन के साधन चेंज हो रहे हैं वही है आयतन भंग बिंदु, वह बिंदु। उच्च मूल्य हल्की और खराब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक वायु मार्ग द्वारा ले जाया जाता है। जेएसएससी पीजीटी 2023 में अभी अभी यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत साधारण प्रश्न है। यदि इस वीडियो में कहीं भी कोई कमी रह गई हो या कोई मिस्टेक रह गया हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि उसे करेक्शन करते हुए हम पिन कमेंट के माध्यम से उसको डाल सकें। आप मेरा जो भी वीडियो देखते हैं एक बार कमेंट बॉक्स अवश्य खोल के देखिए कि उस वीडियो में कोई संशोधन तो नहीं पड़ा है। मैं बार बार ये बातें बताता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो गई हो और बाद में जानकारी हुआ वीडियो अपलोड होने के बाद, तो मैं उसे पिन कमेंट के माध्यम से आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा देता हूं कि क्या सही है क्या गलत था। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट 7 होगा, जो सड़क रेल एवं वायु परिवहन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको इसमें समाहित किया गया है। इस वीडियो के 4-5 दिन के बाद ही आपको ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।